बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्ते। हिंदी मासिक महोत्सव मनाया जा रहा है अपने करनाल जिले में और आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं व्याकरण से संबंधित आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सिखाता है। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले वर्ण आता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके आगे कोई टुकड़े नहीं हो सकते। उसके बाद वर्ण के बाद शब्द आता है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहा जाता है। कई वर्णों से मिलने वाली जो सार्थक ध्वनि होती है उसे ही शब्द कहा जाता है। शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं जिसको हम प्रयोग के आधार पर कहते हैं। वो हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन्हें कहा जाता है जिन शब्दों के अंदर परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये सभी शब्द परिवर्तनशील हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन चार प्रकार के शब्दों में लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारकों के आधार पर परिवर्तन होता है। बाकी क्रिया जो शब्द हैं उनके अंदर काल के अनुसार ही परिवर्तन होता है। उसके बाद अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों के अंदर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, क्रिया विशेषण, ये चार प्रकार के शब्द अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी का मतलब होता है जिन शब्दों के अंदर कोई भी विकार पैदा नहीं होता, अर्थात जो शब्द हर स्थिति में, हर जगह पर ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अब शब्दों के मिलने से ही वाक्य बनते हैं। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। और वाक्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। वाक्यों के अनेक भेद होते हैं। मुख्यतः दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के बारे में जो कहा जाए वो विधेय कहा जाता है। जो कहा जाए वो विधेय है, जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, ये वाक्य तक आज मैंने इस वीडियो में आपको थोड़ी जानकारी दी है। आगे की जानकारी अगली वीडियो में आप हासिल करें। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम विशेषण शब्दों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। विशेषण जो शब्द होते हैं वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अच्छाई या बुराई को बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे दीवार सफ़ेद है, यहाँ पर सफ़ेद होना ये विशेषण है और दीवार विशेष्य है। ऐसे ही विशेषण और विशेष्य दोनों का संबंध होता है जब हम ऐसे वाक्य देखते हैं या पढ़ते हैं। तो उसके बाद विशेषण के बाद हम अगर कारक को देखें, कारक वो घटक होते हैं जो वाक्य पूर्ति में सहायक होते हैं। वाक्य जब पूरा करना होता है उसमें कारकों का भी योगदान होता है। कारकों के चिन्ह होते हैं और उन कई बार चिन्ह नहीं भी होते। चिन्ह गुप्त रूप से होते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी होनी चाहिए कर्ता कारक क्या है। काम के करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्म क्या है? कर्ता की जो इच्छित वस्तु होती है उसे कर्म कहा जाता है। कारण, जिस साधन से काम संपन्न होता है उस साधन को कर्ण कहा जाता है। संप्रदान,
जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कहा जाता है। और अपादान, अपादान जहां से कोई चीज अलग हो रही है, जहां से अलग हो रही है उसे हम अपादान कहेंगे। जैसे छत से पत्ता गिरता, छत से पत्ता गिरता है तो छत यहाँ पर अपादान हो गया। वैसे ही हिमालय से नदी निकलती है, हिमालय यहाँ पर अपादान हो गया। जहाँ से कोई वस्तु निकल रही है, जहाँ से अलग हो रही है, वो अपादान कहा जाता है। फिर आता है संबंध। संबंध का जैसे अर्थ होता है रिश्ता बताना। रिश्ते के अंदर कुछ शब्द होते हैं जो रिश्ते को बताते हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ऐसे जो चिन्ह होते हैं ये रिश्तों को बताते हैं, तो इन्हें संबंध कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक, आधार को अधिकरण कहा जाता है। आधार मीन्स सहारा, जो सहारा होता है वो वह अधिकरण कहा जाता है। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, पेड़ यहाँ पर आधार है। हम सब धरती पर रहते हैं, धरती यहाँ पर आधार है। फिर आया संबंध। संबंध वैसे कारक नहीं होता, ये कर्ता कारक ही होता है और इसके अंदर संबंध बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने जिक्र किया था अविकारी शब्दों में। प्यारे बच्चों, कारकों के बाद व्याकरण के अंदर कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं, उनका हम आगे जिक्र करेंगे। जैसे विराम चिन्ह है, अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, इनका हम आगे जिक्र करेंगे। अब इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण शिक्षण में आपका स्वागत है। हम विराम चिन्हों की बात कर रहे थे। विराम चिन्ह हर भाषा में होते हैं और जब भी बोलते समय कहीं थोड़ा विराम लेना होता है, थोड़ा सा रुकना होता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी के अंदर विराम चिन्ह अनेक प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। विराम चिन्हों में अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह और लोप चिन्ह, ये अनेक प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हुए भाषा का प्रयोग किया जाता है और तभी उसका सही अर्थ निकल पाता है। तो आपने थोड़ा सा मैंने बताया है, लेकिन किताब का सहारा लेते हुए प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। अब मैं बात करूंगा अनेकार्थी शब्दों की। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। शब्द एक है, अर्थ अनेक हैं। जैसे कनक शब्द है, कनक शब्द का अर्थ धतूरा भी होता है और कनक शब्द का अर्थ गेहूं भी होता है और कनक शब्द का अर्थ कनक शब्द का अर्थ सोना भी होता है। ऐसे ही कर शब्द है, कर शब्द का अर्थ सूंड भी होता है, कर शब्द का अर्थ हाथ भी होता है और कर शब्द का अर्थ टैक्स भी होता है। प्यारे बच्चों, इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब आइए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची वो शब्द होते हैं, शब्द अनेक हैं, अर्थ एक है। मतलब अनेक शब्दों का एक ही अर्थ निकलना, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जल, नीर, पय, अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे ही दूध शब्द के लिए भी दुग्ध, पय, दूध, अनेक
शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ग्रामर के अंदर आपने देखा होगा मुहावरे भी होते हैं। प्यारे बच्चे, मुहावरों के बिना किसी भी भाषा में रोचकता नहीं बनती। हमें चाहे साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना है, चाहे हमें नाटक, एकांकी, ऐसी चीजें लोगों के बीच में ले जानी होती हैं, तो मुहावरिक भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे रोचकता बढ़ती है और सुनने वाले को भी वो पसंद आता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि जैसा हमने बोला उसका वही अर्थ निकलता है। अब जैसे मैंने कहा कोल्लू का बैल, अब कोल्लू का बैल केवल यही अर्थ नहीं है इसका, कोल्लू और बैल, उसका अर्थ होता है जो सारा दिन काम करता रहे, अथक काम करता रहे, उसे कोल्लू का बैल कहते हैं। तो ऐसे बोलते हम कुछ और हैं, अर्थ कोई और निकलता है, तो उन्हें मुहावरा कहा जाता है। जैसे एक पंथ दो काज। अब एक पंथ दो काज मतलब एक काम करने के लिए चले थे और दो काम करके आ गए। तो ये इस प्रकार से आम के आम गुठलियों के दाम। तो यहाँ पर मतलब आम खाने से थोड़ी हुआ, आम खाना मतलब थोड़ी है इसका अर्थ है कि हम जो एक तो फायदा पहुंच ही गया और हमने उसके साथ साथ दूसरा लाभ भी वहां ले लिया। तो ये ग्रामर के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही रोचकता बनाती हैं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा प्रदर्शन करें। धन्यवाद।